देश का हमारे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत के लोकतंत्र में मुझे ये पूरी उम्मीद है और इस देश की जनता के साथ न्याय ज़रूर करेंगे हमारे प्रधान सेवक, क्योंकि वो कहते हैं कि वो प्रधान सेवक है, मतलब वो हमारे घर में पालन पोषण के जिम्मेदार होने के साथ साथ हमसे भी बड़ी पद्धति में है। मतलब हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो उन सब के बड़े सेवक हैं। तो उन सेवक से अगर हम मांग करेंगे, अपनी पीड़ा लेके जाएंगे, तो भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जनता 136 करोड़ है, 136 करोड़ जनता की आवाज़ और उन अभिभावकों की आवाज़ सरकार सुनेगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और आगे भी हमारी जब तक सरकार के कानों पर हमारी बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और आंदोलन नहीं, ये क्रांति है, क्योंकि क्रांति अंत नहीं, पीढ़ियों पीढ़ियों तक बदलाव देकर जाती है। स्कूल की जो फीस है वो लगातार जो है हर जगह से शिकायतें आ रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन फ़ीस जो है वो पूरी ली जा रही है। सीधा सा जो है अभिभावकों को ये चेतावनी दी जा रही है, या तो फीस दीजिए या फिर बच्चे का आपका नाम कट जाएगा। देखिए 1965 में शिक्षा अधिनियम बना था और 2009 में उसमें संशोधन किया गया था। 2002 में ही उसको पारित कर लिया गया था, लेकिन उसको लागू करते करते 2009 और 2010 का समय सरकार द्वारा लगाया गया। तो इसे पारित करते ही ये बात आई थी सामने कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं, तो उसमें जो रेगुलर की फ़ीस चल रही है, उसमें जितनी भी फ़ीस होती है रेगुलर में, उसका 1/4 हिस्सा ही हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार और भारत सरकार की नियम कह रहे हैं, शिक्षा प्रणाली का नियम कह रहा है, राजपत्र भी शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम में ये बात है। तो शिक्षा अधिनियम के ही खिलाफ अगर भारत सरकार ही अगर वो उसका पालन नहीं करवाएगी तो ये तो पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार ही होगी। और हम अभिभावक तो आवाज़ उठाते ही रहेंगे कि भाई कम से कम भारत के संविधान की इस तरीके से जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन देश में ऐसा नैरेटिव है कि ये जो सरकार है वो शिक्षा विरोधी सरकार है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? शिक्षा विरोधी सरकार, बिल्कुल मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि भारत की, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए विरोध करूंगा क्योंकि 1860 में आज हम सब लोग कहीं ना कहीं लगभग भारत की लगभग ज़्यादातर जनता जो है वो नशे में पारित हो चुकी है। तो 1860 में शराब का चाल चलन शुरू हुआ था भारत में। तो भारत की संस्कृति में तो शराब थी ही नहीं, और ये भी कहा जाता था कि 500 मीटर स्कूल के 500 मीटर के दायरे में गुटखा शराब की दुकानें नहीं हो सकती है। लेकिन आज जाइए आप, दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, लेकिन भारत के अनेकों छोटे छोटे शहरों में जाइए तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से वहाँ पे इस कानून की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, अवहेलना की जा रही है कानून की। 500 मीटर के दायरे में नशे की चीज़ें हैं, और 1860 में जब भारत की संस्कृति का विरोध करते हुए शराब आ सकती है, तो मैं कहता हूँ आज तक उस गुरुकुल पद्धति को भारत में लाया नहीं गया, तो ये सरकार तो शिक्षा ही विरोधी कहलाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में आज राजनीतिक विज्ञान जैसे बड़े विषय इस भारत में है कि भाई राजनीतिक विज्ञान मतलब राजनीतिक एक समझ होनी चाहिए। तो आज क्या राजनीतिक विज्ञान के बाद क्या किसी भी बच्चे के पास वो अधिकार होता है कि वो डायरेक्ट राजनीति में जाए और देश के लिए सेवा कर सके? नहीं हो सकता ना। तो लेकिन आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है ना, ज्यादातर जो कमांड है वो नेताओं की, वो लीडरों के कर रहे हैं, इसका जवाब कैसे उम्मीद कर रहे हैं? वो लीडरों के स्कूल है, तो जनता ने जब 136 करोड़ जनता ने चुना है, तो 136 करोड़ जनता उनका जो सिंहासन है उसे तोड़ने की भी ताकत रखती है। वो 2024 में जब चुनाव होगा तो वो जवाब मिल जाएगा उनको। लीडर जब डीलर बन गए हैं तो डीलर का कभी ना कभी तो खात्मा होगा, बिजनेस खराब तो होगा ना। हर व्यापारी के बुरे दिन आते हैं, तो नेता के भी बुरे दिन आएंगे।